ओके। और जो कल की क्लास का रिकॉर्डिंग है और दो दिन क्लास का, उसको मैं अपलोड कर दूंगा आज ही। एक्चुअली कुछ काम था, मैं इसलिए उसको अपलोड नहीं कर पाया। ओके। आज रात में सभी के सभी जितना भी सर इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है? देखिए, कट ऑफ डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर कैसा सेट होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ओके, सो ऐसे प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ऑन एवरेज जो पिछली बार गया था उससे ज़्यादा ही जाएगा। पिछली बार कम गया था, पेपर टफ आया था। ओके। सो कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये भी देखना होता है, और पेपर कैसा है। ओके। तो बट लेकिन आप जो एवरेज लेकर चलिए, 3-4 साल का जो कट ऑफ गया है, तो आप मान के चलिए कि 67, 68, 65 प्लस लेके चलिए। लास्ट ईयर कम गया था बिकॉज ऑफ पेपर टफ आया था। ओके, तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसको टारगेट मत बनाइए। अपना टारगेट 70 करिए, 70, 68, 70। सर एग्जाम डेट क्या हो सकती है अप्रोक्स? मे बी नेक्स्ट मंथ, आई थिंक, बिकॉज अभी डेट नहीं आया है। और नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद फिर फाइनल डेट आएगी। और सोशल वर्क का एग्जाम लास्ट में होता है, सो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा 20 डेज होते हैं, राइट? सो वी हैव एनफ टाइम। हम लोग रिवाइज कर लेंगे थ्योरी, और उसके बाद पीवाई को डिस्कस करेंगे। देखिए, थ्योरी में जो रिवीजन के लिए है वो थ्योरी, स्पेशली अगर बात करें तो यूनिट सेकंड की थ्योरीज है, यूनिट 5 रिसर्च वाला पार्ट है, और यूनिट 9, 10। ओके, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा है, यूनिट सेकंड है। ओके। बाकी जो थ्योरी, बाकी जो चैप्टर हैं, जो यूनिट है, उनमें आप समझ के उनको आराम से याद कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम है, पॉलिसी है, तो ये आपको याद करना है, उसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं। ओके। तो बाकी जो भी टॉपिक आपको लगेगा तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद पीवाई को डिस्कस करेंगे। ओके। अभी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन ज्वाइन कर रहा है? 1 सेकेंड। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, जो कि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, 1 सेकेंड, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा थ्योरी दी गई थी। एल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है वो इस आइडिया पर आधारित है कि लर्निंग जो है, लर्निंग प्रोसेस दैट इज अकर थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। हम देख करके, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, या फिर इमिटेट करके, नकल करके, दूसरे को देख करके सीखते हैं। जिस प्रकार का बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करेंगे, इमिटेट करेंगे, वैसे ही बिहेवियर को हम लर्न कर लेते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बोबो डॉल पर, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बच्चा किस प्रकार से ऑब्जर्व करके बिहेवियर को लर्न कर रहा है। ओके। तो ये थ्योरी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, गिवन बाय दी अल्बर्ट बंडूरा। ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इस थ्योरी की, साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ओके। इसको हिंदी में बोलते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग टाइम पर ज्वाइन करिए क्लास। मुझे बार बार उसको जो है अप्रूव करना पड़ता है, इस चक्कर में क्लास जो है लेट हो जाती है डेली। प्लीज ऑल ऑफ यू, आप 9 बजे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप 5 मिनट के अंदर सभी लोग ज्वाइन करें क्लास। ओके। आपको अगर कुछ काम है तो आप क्लास को ज्वाइन करके जा सकते हैं, बट अगर लेट ज्वाइन करेंगे तो मुझे उसको अप्रूव करने में टाइम लगता है, फिर क्लास डिस्टर्ब होता है। ओके। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज। ओके। मैं बात कर रहा हूँ मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इस थ्योरी को दिया गया था जर्मन साइकोएनालिस्ट एरिक एरिक्सन द्वारा। ओके। इनका ऐसा मानना था कि किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी का जो विकास होता है वो स्टेजेज में होता है, वो फेजेज में होता है। और उन्होंने वो डिफरेंट स्टेज दी गई उनके द्वारा, ये 7-8 स्टेज है। ओके। और इन 8 स्टेज में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से लाइफ, पीपल पास थ्रू दिस इन द लाइफ, एंड उसके अंदर एक वर्च्यू डेवलप होता है हर एक स्टेज में। अगर उस अच्छे से वो उस स्टेज को परफॉर्म कर पाता है, ओके, जो क्राइसिस है उसको टैकल कर पाता है, तो उसके अंदर वर्च्यू डेवलप होता है। वर्च्यू का मतलब एक गुण, एक क्वालिटी उसमें डेवलप हो जाती है। ओके। और अगर सही से वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो काइंड ऑफ बहुत सारी, जैसे मिसट्रस्ट है, सेम डाउट की भावना आना, सेल्फ डाउट की भावना आना, लैक ऑफ इनिशिएटिव, राइट,
इस प्रकार से कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी, इस प्रकार की प्रॉब्लम उसको फ्यूचर में अराइज होती है। तो यहाँ पर उन्होंने 8 स्टेज दी जो यहाँ पर मेंशन है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ओके, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्eriority। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियस से है, मेहनती, ओके। एंड नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये जो 8 टोटल स्टेजेस हैं इसमें बताते हैं आर्य करेक्शन कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, हर एक स्टेज में होता जाता है। अगर उस पर्टिकुलर स्टेज को सही से परफॉर्म करेगा तो उसके अंदर एक वर्च्यू डेवलप होगा, और उस गुण में, उस जो क्वालिटी उसमें डेवलप होगी उसके माध्यम से वो आगे बढ़ेगा और आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा। अदरवाइज उसके अंदर एक काइंड ऑफ फीलिंग डेवलप होगी, नेगेटिव फीलिंग्स, फीलिंग ऑफ सेम एंड डाउट, मिसट्रस्ट, इस प्रकार की सेल्फ डाउट होना, लो कॉन्फिडेंस होना, ओके, अपने आप को कम आंकना, इस प्रकार से इनसिक्योरिटी फीलिंग होना, इस प्रकार की डिफरेंट एज। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड में। जो है ये थ्योरी है, ऑलरेडी हमने कवर की हुई है, तो डिटेल में 8वां स्टेज को पढ़ लेंगे, ओके। यूनिट 1 में केवल आपको ये जानना है कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है और ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, किस प्रकार से बताती है कि एक पर्सन का पर्सनालिटी का विकास डिफरेंट स्टेज में होता है, ओके। नेक्स्ट इसमें है साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी दी गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने एक्सप्लेन किया पर्सनालिटी को इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फोर्सेस। इन्होंने बताया कि हमारी पर्सनालिटी के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ओके। और सिगमंड फ्रॉइड का मानना है ऐसा कि जो विकास होता है किसी पर्सन का, उसकी जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वो शुरुआत में ही हो जाता है, मतलब बचपन में हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है। जन्म से लेकर 5 साल तक जो है उसका विकास हो जाता है उसकी पर्सनालिटी का। और वही जो पर्सनालिटी बनती है उसकी, वही इन्फ्लुएंस करती है फ्यूचर में, जैसे कि 40 साल बाद, फिर 50 साल बाद। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है उसको बचपन में जिस प्रकार का उसका डेवलपमेंट होता है, विकास का, उसके मतलब पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, वही इन्फ्लुएंस करता है लेटर पीरियड ऑफ लाइफ। और यहाँ पर ये बताते हैं कि पर्सनालिटी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला है इद, दूसरा है ईगो, और तीसरा है सुपर ईगो, ओके। इद का मतलब क्या होता है, ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पर। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इद ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों को अगर उनको कुछ लेना होता है, अगर उनको नहीं दी जाए तो रोने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईद का कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होता है। वो वर्क करता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर, कि उसको जो है प्लेजर चाहिए तुरंत, ओके। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग बेसिक इंस्टिंक्ट, जो भी मन में आ रहा है, जो भी सोच रहा है बच्चा, उसको वो चीज को तुरंत चाहिए होता है, अदरवाइज वो रोने लगता है या किसी प्रकार से वो मांगता है, रिक्वेस्ट करता है। दूसरा है ईगो। ईगो कंपोनेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, बोल सकते हैं कि ये वर्क करता है, ओके। ये डिसीजन मेकिंग मतलब ये मीडिएट करता है, एज ए मीडिएटर है, एज ए पुलिसमैन की तरह काम करता है। आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी अनस्टेबल। गाइस मेरी आवाज आ रही है आप तक सभी तक? प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके ओके, ठीक है। यस ओके सर। ओके ओके, Yes, बस sir. गॉट इट, गॉट। ओके, सेकंड कंपोनेंट है पर्सनालिटी का, वो है ईगो, ओके। ईगो एज ए मीडिएटर काम करेगा, इद और सुपर ईगो, ऐसे बोल सकते हैं इस प्रकार से। इद है और ये सुपर ईगो है। और सुपर ईगो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, कि जो भी करना है सब कुछ सही होना चाहिए, ऑन द बेसिस प्रिंसिपल को फॉलो करना, मोरालिटी को फॉलो करना, राइट। जो सही है वही करना, जो गलत है उसको नहीं करना। और लेकिन ईगो क्या बोलता है कि हमको दोनों के बीच का, मतलब ईद का भी जो है उसकी जो डिमांड है उसको भी पूरा करना है, और सुपर ईगो के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको भी पूरा करना है। तो ये जो ईगो होता है वो एज ए मीडिएटर काम करता है। तो बोल सकते हैं जो लोग अच्छा डिसीजन लेते हैं लाइफ में, जिनकी अच्छी पर्सनालिटी होती है, ओके, जो बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, उनके अंदर जो है इन तीनों में ईगो ज्यादा प्रेवलेंट होता है। इसका मतलब है कि वो सही डिसीजन ले पाते हैं, ओके। वो जो रिक्वायरमेंट होती है ईद की उसको भी पूरा करते हैं, और साथ ही साथ जो सुपर ईगो का जो एक मोरालिटी का प्रिंसिपल है उसको भी वो सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं राइट डिसीजन मेकर, जिसके अंदर ईगो से सबसे ज्यादा प्रेवलेंट होता है, ओके। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ईद जो है बच्चों में होता है। ईगो जो होता है जनरली आप बोल सकते हैं 35 to 45 45 एज तक रहता है, ओके। बोल सकते हैं पेरेंट्स,
और जो सुपर ईगो कंपोनेंट ज्यादा होता है जो ओल्ड एज में होते हैं। ओके, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो थ्योरी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो सोशल वर्कर इस थ्योरी का यूज करेंगे ओके सर्टेन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोई पर्सन इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहा है, कोई इस प्रकार से उसका एक्शन क्यों है। ओके, जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाई दे एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। क्योंकि अगर वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है या उसके अंदर एक बचपना है, किसी पर्सन में मान लीजिए उसकी एज ज्यादा है, 18 से 20 साल है, 25 साल है, फिर भी उसके एक्शंस ऐसे हैं जैसे बच्चों जैसे, इसका मतलब है कि उसके अंदर ईद ज्यादा प्रेवलेंट है। ओके, या फिर आपने देखा होगा कुछ लोग जो है एज कम होती है लेकिन बहुत ज्यादा मोरालिटी की बात करते हैं, या फिर हर चीज को एकदम प्रॉपर फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशन, इसका मतलब है उसके अंदर सुपर ईगो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। लेकिन ऐसा पर्सन जिसके अंदर ईगो रहेगा, ईगो मतलब वो ईगो नहीं है, ये कंपोनेंट है पर्सनालिटी का। ओके, वो दोनों को मैनेज करेगा और जो सही डिसीजन होगा, सही तरीका होगा, उसी को फॉलो करेगा। ओके, तो ये तीनों के तीनों कंपोनेंट पर्सनालिटी के होते हैं। और ईगो अगर प्रेवलेंट होता है तो कहीं ना कहीं ईद को और सुपर ईगो को मैनेज कर लेता है और उसकी पर्सनालिटी बेहतर डेवलप होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सोशल वर्कर इस थ्योरी के माध्यम से इस चीज को एग्जामिन करते हैं कि कोई पर्सन किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, बिहेवियर उसका कैसा है, उसका कैसा कंडक्ट है, कैसे एक्शन है उसके। ओके, ये थ्योरी दी गई थी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें सोशल वर्कर बहुत सारी थेरेपी का यूज करते हैं, जैसे ट्रांसफेरेंस थेरेपी या ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम मैकेनिज्म। ओके, इसके माध्यम से किसी पर्सन के जो है, ड्रीम का मतलब होता है कि जो पर्सन के जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत ज्यादा स्टडी की इस चीज पर कि किस प्रकार से हम किसी पर्सन के जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर थॉट्स होते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव थॉट हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, उसको अगर हम पढ़ पाएंगे, पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो उसके हम एक्शन को बेहतर कर सकते हैं। देखिए एक्शन क्या होता है, हम कुछ भी एक्शन लेते हैं वो आधारित होता है हमारे बिहेवियर पर, हमारे हम क्या सोच रहे हैं। अगर मान लो किसी को गुस्सा आता है, ओके गुस्सा आ रहा है, ओके, तो वो उसका एक्शन डिफरेंट टाइप का होगा। एक पर्सन जो कि एकदम काम है, शांत है, उसका एक्शन अलग टाइप का होता है। सो एक्शन डिपेंड करता है कि आप सोच कैसे रहे, ओके, आपका उस टाइम पे बिहेवियर कैसा है। ओके, तो ये जो सिगमंड फ्रॉइड ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने इसके लिए स्टडी की कि अगर हम समझ पाते हैं हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं, विचार हैं, डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, तो हम ये समझ पाएंगे कि उसका एक्शन कैसे होने वाला है, या एक्शन को हमको बेहतर करने के लिए उसके अनकॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स हैं उसको हम पढ़ सकते हैं। उस पर इन्होंने काम किया। ओके, 3 कंपोनेंट एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो आप इनको लिख लेना कौन कौन से हैं, ईगो एंड सुपर ईगो। ओके, नेक्स्ट हम बात करें। नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पर है। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज। इसमें एक्चुअली डायरेक्ट जो है ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं होता आई थिंक ना, मुझे बार बार अप्रूव करना पड़ता है, क्लास डिस्टर्ब होती है। प्लीज आप लोग टाइम से ज्वाइन करिए क्लास। नेक्स्ट थ्योरी है ट्रांसपर्सनल थ्योरी। ट्रांसपर्सनल का मतलब क्या होता है, ट्रांस मीन समथिंग विच इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ ओके पर्सनल आइडेंटिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, कोई भी पर्सन है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सोच नहीं पाते हैं या हमारे दिमाग से कुछ परे होता है। ओके, उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपर्सनल। द स्टेट और द एरिया ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे दिमाग का वो हिस्सा विच इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, जिसको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ओके, उस चीज को बोलेंगे हम ट्रांसपर्सनल। ट्रांस का मतलब ही होता है समथिंग विच इज बियॉन्ड। ओके, तो ये जो ट्रांसपर्सनल थ्योरी है, ये अप्रोचेज ह्यूमन विद द होलिस्टिक फिलोसफी। होलिस्टिक फिलोसफी का मतलब होता है कि जैसे कि स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, जो हाई हिप्नोथेरेपी होती है जिसके माध्यम से हम किसी का माइंड पढ़ते हैं, रीड करते हैं, राइट, गाइडेड विजुअलाइजेशन या ड्रीम वर्क करना, आर्ट म्यूजिक, जर्नलिंग करना। जर्नलिंग का मतलब होता है कि हम एक किताब लेते हैं, बुक मतलब कॉपी लेते हैं, उसमें लिखते हैं ओके अपने थॉट्स के बारे में, जो भी आप सोच रहे हैं सब कुछ लिखेंगे, फिर उसमें देखते हैं क्या क्या इसमें नेगेटिव चीजें हैं, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ओके, तो ये जो ट्रांसपर्सनल थ्योरी है, ये बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच अपनाया जाता है इसमें। और लेकिन कुछ ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसका उनका ऐसा मानना है कि जो ट्रांसपर्सनल थ्योरी है साइंटिफिक नहीं है। ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंटल जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो कि इसको यूज करते हैं, ट्रांसपर्सनल थ्योरी को प्रैक्टिस में भी लाते हैं। जैसे हिप्नोथेरेपी है, वो बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके द्वारा यूज की जाती है, पर्सन के जो है अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ने के लिए। ओके, इससे क्या होता है कि हम अपने जो स्पिरिचुअल सेल्फ है, अपने आप को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने जीवन के महत्व को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन किया जाता है, इसलिए बोलते हैं कि अगर
आपका दिमाग जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता है, राइट, कांस्टेंट नहीं रहता है, तो मेडिटेशन करिए, एक जगह बैठिए, राइट। इस प्रकार की स्पिरिचुअलिटी है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस है, हिप्नोथेरेपी है, या जो जिनको इंटरेस्ट है आर्ट में, म्यूजिक में, तो कुछ ना कुछ इस प्रकार का जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उसमें हम जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट होते हैं जिससे हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, ओके, उससे हट करके हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने सेल्फ को, स्पिरिचुअल सेल्फ को एक्सप्लोर करते हैं, और दैट क्रिएट मीनिंग इन अवर लाइफ। ओके, सो दिस स्टेज प्रपोज एडिशनल स्टेज बियॉन्ड द एडल्ट ईगो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक हेल्दी ईगो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, राइट, तो इसके माध्यम से ये जो ट्रांसपर्सनल थ्योरी है, इसके माध्यम से हम जो है अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है ट्रांसपर्सनल थ्योरी का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, जैसे कि अपनी क्रिएटिविटी है, जो भी कोई किसी किसी को हॉबी करना अच्छा लगता है तो उस पर ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि कभी कभी अगर मन नहीं लगता पढ़ने में, कुछ भी करने में, तो फिर हम वो चीज़ करना चाहिए हमको जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तभी हम अपने आप को पहचान पाते हैं अच्छी तरीके से। क्रिएटिविटी, विजडम, ओके, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार करना, इस प्रकार की डेवलपमेंट होता है पर्सन की पर्सनालिटी। नेक्स्ट है रैशनल चॉइस थ्योरी। ओके, रैशनल चॉइस थ्योरी ये इस आइडिया पर आधारित है कि ऑल द एक्शन इज फंडामेंटली रैशनल। इसका मतलब है हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी डिसीजन हम लेते हैं, वो सभी के सभी रैशनल होते हैं। इसका मतलब होता है कि हमेशा जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम उसमें उसका अपना क्या, उसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या उसमें हमारा नुकसान हो सकता है, क्या रिस्क है, इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं। ये रैशनल चॉइस थ्योरी इस कंसेप्ट पे आधारित है, इस आइडिया पर आधारित है कि ऑल द चॉइसेस विच वी आर टेकिंग आर रैशनल। ओके, उसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारा इसमें नुकसान तो नहीं है, क्या हमें इसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन इसके अलावा और भी जो क्लिनिकल थ्योरीज हैं वो सजेस्ट करती हैं कि जो हम डिसीजन ले रहे होते हैं अपनी लाइफ में, वो अनकॉन्शियस थॉट्स होता है, मतलब बस हम ले लेते हैं जैसे कुछ हमको करना है, और ज्यादा हम सोचते नहीं है, बस सोचते हैं कि चलो इसको काम करना है, कर लेते हैं। जो भी डिसीजन, जो भी चॉइसेस हम चूज कर रहे होते हैं उसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, ओके, अनकॉन्शियस थॉट्स होता है। लेकिन जो रैशनल चॉइस थ्योरी है, ओके, इनके जो थिंकर इसको सपोर्ट करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि जितने भी हम एक्शन लेंगे, जितने भी हम काम करेंगे, डिसीजन लेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे इस चीज पर आधारित होते हैं कि उसमें हमको कितना बेनिफिट, कितना प्रॉफिट, कितना नुकसान हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक आइडिया थ्योरी के बारे में। अब सोशल वर्कर इसको कैसे यूज कर सकता है? देखिए, सोशल वर्कर इस थ्योरी का यूज करते हैं जनरली अपने लिए भी, क्योंकि सोशल वर्कर और एक पर्सन क्लाइंट होता है, ओके, दो लोग होते हैं, या फिर जैसे किसी कहीं पर किसी कोई एजेंसी है, वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, तो लोगों के सर्टेन डिसीजन, वो कोई पर्टिकुलर डिसीजन क्यों ले रहा है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, उस चीज को समझने के लिए इस थेरेपी का यूज किया जाता है जनरली, जस्ट टू चेक द परफॉर्मेंस इन दी जॉब। जो लोग जॉब काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो कैसे डिसीजन ले रहे होते हैं, उसको उस चीज को समझने के लिए सोशल वर्कर एग्जामिन करते हैं कि किसी पर्सन को क्यों ऐसा लगता है कि उसने जो डिसीजन लिया है वो सही है, ओके, उस उससे इसको बेनिफिट होने वाला है, चाहे फिर नुकसान हो अलग बात है, लेकिन वो कोई पर्सन ऐसे डिसीजन क्यों ले रहा है, उस चीज को समझने के लिए रैशनल चॉइस थ्योरी का यूज किया जाता है। ओके, फिर अगर कोई गलत डिसीजन लेता है बार बार उसको देखने के बाद, तो फिर सोशल वर्कर उसको इंटरवीन करता है वेरियस थेरेपी के माध्यम से कि वो सही डिसीजन कैसे ले सकता है, कैसे उसको बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसको सपोर्ट दिया जाता है, असिस्ट किया जाता है। ओके, तो ये रैशनल चॉइस थ्योरी होती है, ये आधारित है टोटली कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हमारी चॉइसेस होती है, वो सभी सभी रैशनल होती है। ये बेसिक आइडिया है रैशनल चॉइस थ्योरी का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थ्योरी, सोशल एक्शन थ्योरी। वन सेकेंड, सोशल एक्शन थ्योरी, सोशल एक्शन थ्योरी को समझ लेते हैं, ये भी उसी प्रकार से है। इसमें देखा जाता है कि जो रिलेशनशिप हो लोगों के बीच में, चाहे फैमिली हो, ओके, चाहे एक स्टूडेंट है टीचर है, चाहे सोशल वर्कर और पेशेंट है, चाहे एक डॉक्टर पेशेंट है, तो दो या दो से अधिक लोग हैं, दो लोग हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है, और दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये ऑस्ट्रियन सोशलिस्ट थे, इनका नाम था जॉर्ज थॉमस, इनके द्वारा इस थ्योरी को दिया गया सोशल एक्शन थ्योरी। ओके, हर एक पर्सन चाहता है कि उसको ज्यादा
प्रॉफिट हो और बेनिफिट हो एक रिश्ते से, और सामने वाले को भी उसको वो रेसिप्रोकेट करता है, मतलब उसको भी बेनिफिट होना चाहिए, तो तभी एक रिश्ता एक पॉजिटिव रिलेशन कहलाएगा, जब दोनों को, दोनों तरफ, दोनों पर्सन को इसका बेनिफिट होता है। कोई भी रिलेशन हो सकता है। ओके, social worker can use social action theory to understand the relationship their client have with others and why they are continue to maintain certain relationship और इसका मतलब है कि सोशल वर्कर इस थ्योरी का इसलिए यूज करते हैं ताकि वो ये चेक कर पाए कि मान लीजिए कोई क्लाइंट है, ओके, अगर कोई मैरिज काउंसलिंग लेने आया हुआ है या किसी प्रकार की कपल काउंसलिंग है और दो लोग हैं वो दूर होना चाहते हैं, आपस में रिलेशन को ब्रेक करना चाहते हैं, तो अगर वो सोशल वर्कर के पास आएंगे तो वो इसी चीज को चेक करेगा कि बेसिकली इन दोनों में से किसको ज्यादा इसका बेनिफिट हो रहा है रिलेशन का, किसको ज्यादा नुकसान है, कौन ज्यादा परेशान है इसकी वजह से। ओके, उस चीज को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि ये कॉस्ट बेनिफिट पे आधारित होता है कि हो सकता है किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, एक को ज्यादा उसका बेनिफिट हो रहा हो, या एक ज्यादा प्रेवेंट हो रिलेशन में। उस चीज को समझने के लिए सोशल वर्कर इस थ्योरी का यूज करते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप देयर क्लाइंट विद द अदर पर्सन, कि इस कि दो लोगों के बीच में जो रिश्ता बना हुआ है कि उसको क्यों अलग होना चाहते हैं आपस में, या जुड़े रहना चाहते हैं, क्या क्या कारण है, क्या रीजन। सोशल एक्शन थ्योरी कैन आल्सो अप्लाइड टू टेक्निक्स सोशल वर्कर यूज टू कनेक्ट विद देयर क्लाइंट। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सोशल वर्कर खुद अपने आप में एक क्लाइंट से, एक पेशेंट से कनेक्ट होता है, तो इसी थ्योरी का वो यूज करता है या कर सकता है, क्योंकि इसका फोकस होता है कि पेशेंट को ज्यादा बेनिफिट पहुंचे, क्योंकि प्रॉब्लम इसी की है, इसको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कराना है समस्या को, तो कोशिश करता है ये कि इस प्रकार से ये पर्सन है जो क्लाइंट है, पेशेंट है, इसको ज्यादा बेनिफिट कैसे पहुंचे। सोशल एक्शन थ्योरी बताती है कि किसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है। ओके, और कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोशल वर्कर की पोजीशन को जिससे ज्यादा बेनिफिट क्लाइंट को हो। ओके, तो कॉस्ट बेनिफिट देखा जाता है रिश्तों के बीच में, उस पर आधारित ये है सोशल एक्शन। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपर्सनल थ्योरी किसने दी थी। ओके, इसका आप एक बार देख लेना, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं, आप गूगल पर सर्च कर लेना, उसमें दिख जाएगा। ओके, या फिर आप देख करके अभी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि सबको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें है प्रैक्टिस मॉडल्स इन सोशल वर्क। अभी हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे, वन सेकंड, प्रैक्टिस मॉडल। जैसे मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि मॉडल और थ्योरी में डिफरेंस होता है। थ्योरी हमको ये बताती है, एक्सप्लेन करती है कि कोई चीज़ जो है, कोई प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई, उसको एक्सप्लेन करना, क्या उसका कारण है, क्या कॉज है, क्या उसका नेचर है। कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, समस्या से गुजर रहा है, तो वो उसको एक्सप्लेन कर देगा एक थ्योरी। लेकिन मॉडल जो होता है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि हमको कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए, कौन सी थ्योरी हमको अपनानी चाहिए, ओके, उस प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम मॉडल बोलते हैं। ओके, बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी मॉडल, क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल, नैरेटिव थेरेपी मॉडल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। मॉडल बोल सकते हैं या अप्रोच बोल सकते हैं, बात एक ही होती है। ओके, या सॉल्यूशन फोकस्ड थेरेपी है, टास्क सेंटर्ड थेरेपी है, ये सभी के सभी मॉडल थेरेपी जो है जनरली यूज किए जाते हैं। कहीं कहीं पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जहाँ पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ पर हम मल्टीपल थेरेपी एक साथ मिलाकर के यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आप टास्क सेंटर्ड थेरेपी यूज कर रहे हैं तो केवल इसी को यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम का नेचर किस टाइप का है। समटाइम्स एक या दो से अधिक अप्रोचेज या थेरेपी हम यूज कर सकते हैं अलग अलग समय पर। ओके, ये डिपेंड करता है किस प्रकार का करेक्टरिस्टिक्स है प्रॉब्लम का, कैसा उसका नेचर है समस्या का, और सर्कमटेंसेस ऑफ क्लाइंट। ओके, ये तो आपका हो गया मॉडल के बारे में। हम एक एक करके समझ लेते हैं मॉडल। पहला है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ओके, इसको सीबीटी बोलते हैं, एग्जाम में कई बार सीबीटी लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल का मतलब है कि ये आपका जुड़ा हुआ है दिमाग से, कॉग्निटिव मनो, बिहेवियर तो पता ही है आपका इसका मतलब क्या होता है, थेरेपी का मतलब जिसके माध्यम से हम जो है प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं। ये जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ये बेसिकली एक सोचने का जो तरीका होता है, जो पैटर्न होता है, अनहेल्दी पैटर्न। इसका मतलब है कि हम कभी कभी जो एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसको सोचने का तरीका अलग होता है, और एक ऐसा पर्सन जिसको किसी प्रकार का कोई कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, मान लीजिए एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या कुछ इस प्रकार से कि वो एब नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको जो थिंकिंग पैटर्न है वो पॉजिटिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, अपने आप को हार्म पहुंचा सकता है, या अलग तरीके से सोच रहा है वो, डिफरेंट तरीके से अनहेल्दी पैटर्न। ओके, उस प्रकार का है, तो उस चीज को समझने के लिए सीबीटी थेरेपी जो हम यूज करते हैं, और इसके माध्यम से जो नेगेटिव या जो अनहेल्दी पैटर्न है सोचने का, उसको हम दोबारा
एक्सप्लेन करते हैं या उसको रीराइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोशिश करते हैं सीबीटी के माध्यम से। तो ये डॉक्टर एरोन बिग के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ओके, इसमें ये देखा जाता है कि कोई पर्सन कैसे सोच रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसका कैसा एक्शन है, राइट। उस चीज को समझना, उसके बाद फिर जो है जो प्रॉब्लम होती है उसको मैनेज करना, ठीक करना। बहुत सारी जनरल जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए सीबीटी का यूज किया जाता है। ओके, और इसके और कई प्रकार की जो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, वहां पर भी इस थ्योरी को यूज करते हैं। सीबीटी का जो मेन एम होता है कि कैसे हम जो है जो इमोशंस हैं या जो थॉट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे एक्शन को। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक्शन क्या है, एक्शन नथिंग बट जो भी हम सोच रहे होते हैं या जो हम हमारे जो थॉट्स होते हैं, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव हमारे थॉट्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंडक्ट होगा, हमारे जो एक्शंस होंगे वो उसी प्रकार के। ओके, और अच्छे तरीके से हम अगर सोच पा रहे हैं, समझ नॉर्मली जो हेल्दी हमारा पैटर्न है सोचने का, राइट, तो हमारा एक्शन जो है, कंडक्ट वैसे उसी प्रकार का होगा। ओके, सो ये जो सीबीटी है इसका फोकस होता है कि किस प्रकार से हम जो इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं, उसको हम एक्सप्लोर करें और समझें किस तरीके के हैं, क्योंकि वो ही कहीं ना कहीं हमारे एक्शन को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो एक बार हम इस चीज को समझ पाते हैं, इस चीज को अनहेल्दी पैटर्न को हम समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को रिफ्रेम करके, क्योंकि अगर हम अपने थॉट्स को बदल पाते हैं, चेंज कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक्शन भी चेंज होगा, हमारे जो एक्शन है वो भी पॉजिटिव होंगे, सही होंगे। ओके, इसी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन से जो भी पर्सन बोल सकते हैं सफर कर रहे होते हैं, उनके एक्शंस बहुत ही गलत होते हैं, मतलब वो गलत तरीके से एक्शन ले लेते हैं या कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो कि गलत होता है, राइट। इसी वजह से कोशिश किया जाता है कि डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार पर्सन को जो है उनके उनके जो इमोशंस है, उनके जो थॉट्स हैं, उनमें बदलाव किया जाए। ओके, सो इफ यू आर अंडर द लॉट ऑफ स्ट्रेस एट वर्क, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि मान लीजिए आप कहीं पर जॉब करते हैं। ओके, आपके अंडर 10 लोग काम करते हैं, आपको अगर गुस्सा आता है बहुत ज्यादा किसी प्रकार से, ओके, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके जो कोवर्कर हैं, आपके नीचे जो काम करने वाले हैं, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप उनसे भी गुस्से में बात करेंगे, या आपका जो एक्शन होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। उस चीज को एग्जाम्पल हम इजिली देख सकते हैं। ओके, जो सीबीटी है ये पास्ट पर फोकस नहीं करता है कि पास्ट में कोई पर्सन कैसा था। कि इसका जनरली फोकस होता है प्रेजेंट टाइम में कोई कैसे सोच रहा है, कैसे उसके इमोशंस है, कैसा उसका एक्शन है, उस आइडिया पर ज्यादा आधारित। ओके, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, वन सेकंड, दूसरे शब्द में बोल सकते हैं द वे वी थिंक, यू थिंक एंड फील अबाउट समथिंग दैट कैन अफेक्ट व्हाट यू डू। जैसे कि मूवी का डायलॉग है ना, जो मैं सोचता हूँ मैं वो करता हूँ। बस इतना सा समझ लीजिए कि आप जो सोच रहे होते हैं, आपके जो इमोशंस होते हैं या जो आपका बिहेवियर होता है, वही आपका एक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, इन अदर वर्ड वी कैन से द वे यू थिंक एंड फील अबाउट समथिंग दैट अफेक्ट व्हाट यू डू। आप क्या करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं। ओके, ये सीबीटी थ्योरी, इसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। ओके, वन सेकेंड, वन सेकेंड, किसी ने इसका जवाब दिया है, ट्रांसपर्सन थ्योरी, वन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पर क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल। मॉडल बोल सकते हैं, थ्योरी थ्योरी बोल सकते हैं। ये जो थ्योरी दी गई थी, इसमें जो क्राइसिस इंटरवेंशन के 7 स्टेज जो कि प्रपोज किए गए थे अल्बर्ट रॉबर्ट्स के द्वारा एंड एलन हॉटन के द्वारा। देखिए, क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है, क्राइसिस का मतलब क्या है, इसको समझ। किस क्राइसिस का मतलब होता है कोई ऐसा इवेंट जो कि सडन घट जाए, अचानक से घट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, कोई लव्ड वन है उसका डेथ हो जाना, या फिर कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाना, या फिर मान लीजिए डॉक्टर के पास कोई जाता है पेशेंट दिखाने के लिए, और वहाँ पर डॉक्टर बोल दे आपको ये बीमारी है, इस प्रकार की कोई बहुत हैवी डिजीज है, सीरियस इलनेस है। तो अचानक से कोई घट जाता है जीवन, कुछ भी जैसे वायलेंस होना, या फिर राइट, या फिर किसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो अचानक से कोई कोई भी आपदा आ जाती है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं क्राइसिस। ओके, तो क्राइसिस इंटरवेंशन यहाँ पर मॉडल दिया गया है कि हम कैसे इंटरवीन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अल्बर्ट रॉबर्ट्स के द्वारा, एलन ओनेट्स के द्वारा कुछ प्रपोज किए गए 7 स्टेज कि कैसे हम क्राइसिस में कोई पर्सन फेस कर रहा है, गुजर रहा है, तो उसको हम कैसे इंटरवीन करके उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। पहला है इसमें कंडक्टिंग अ सेफ्टी स्टेट। सबसे पहले जो होता है कि पहले तो ये होता है कि पेशेंट को, पर्सन को जो है असेस करना, उसका डायग्नोसिस करना, कैसे उसको सेफ्टी हम प्रोवाइड करा सकते हैं टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, ताकि उसकी जो स्थिति है और बेकार ना हो। एस्टेब्लिशिंग दी साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट,
उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट बनाना, डेवलप करना, ताकि उसमें एक स्थिरता आए। ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द मेजर प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों वो जो है ट्रॉमा से या बोल सकते हैं क्राइसिस से फेस कर रहा है, कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम है, उसका नेचर कैसा है, कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, उसको कैसे टैकल करना है, या बहुत ही बोल सकते हैं नॉर्मल चीज़ है, उसको हम इजीली टैकल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को जानना, असेस कर लेना प्रॉब्लम के बारे में। ओके। नेक्स्ट है हेल्पिंग द पेशेंट एक्सप्लोर देयर फीलिंग्स, उनकी जो भी फीलिंग्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन जो है किसी की डेथ हो जाती है। ओके। तो उसकी फीलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ होगी, राइट। तो उसको एक्सप्लोर करना मतलब अंदर से जो भी है उस चीज़ को निकालना, ताकि इंसान जब अपने अंदर से बात को रखेगा सामने वाले के सामने, सोशल वर्कर के सामने, तो जो है धीरे धीरे वो समझ पाएगा पेशेंट को या पर्सन को, उसी प्रकार से उसको हेल्प करेगा। लुकिंग फॉर द न्यू कोपिंग मैकेनिज्म, इसका मतलब होता है कि कैसे हम टैकल करते हैं समस्या। कोपिंग मैकेनिज्म, चीज़ों को टैकल करने का तरीका। ओके। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान, अब जो भी समस्या है, जो भी उसने एसेस किया है प्रॉब्लम को, उस चीज़ के रिगार्डिंग वर्कआउट करना, उस पर एक्शन प्लान तैयार करना। ओके। उसके लिए सोल्यूशन खोजना और उसका फॉलो अप करना। सो दीज आर बेसिक स्टेप्स, जिनको हम वैसे भी लिख सकते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप है। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब कोई भी क्राइसिस होता है उसको हम इंटरवीन करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। याद रखना कि क्राइसिस इंटरवेंशन और क्राइसिस काउंसलिंग में डिफरेंस होता है। काउंसलिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इंटरवेंशन कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके। जैसे कि क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल में फॉर क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको पीटीएसडी बोलते हैं, या कोई सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। ओके। अब सुसाइडल थॉट्स आएंगे तो उसको ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म के लिए ही उसको टैकल करना है, या बोल सकते हैं उसको इंटरवीन करना है सोशल वर्कर को या थेरेपिस्ट को। बस प्लीज म्यूट कर दीजिए जो लोग भी 1 सेकंड। ओके। तो जो क्राइसिस इंटरवेंशन है वो शॉर्ट टर्म होता है, क्राइसिस काउंसलिंग लॉन्ग टर्म होती है, लंबे समय के लिए पर्सन की हेल्थ या पर्सनल वेलबींग को बेहतर करना, मेंटल हेल्थ को बेहतर करना, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट इसको बोल सकते हैं। और क्राइसिस इंटरवेंशन शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है कि कैसे हम जो डैमेज प्रेजेंट टाइम में होने वाला है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको हम रोक सकते हैं, इमीडिएट मतलब तुरंत उसको कैसे हम जो है टैकल कर सकते हैं, उस पर फोकस होता है क्राइसिस इंटरवेंशन। तो एग्जाम में अगर आ जाता है तो आई होप आपको अब याद रहेगा कि क्या मेन डिफरेंस होता है दोनों में। ओके। नेक्स्ट है नैरेटिव थेरेपी। नैरेटिव थेरेपी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। 1 सेकंड। कोई अभी ज्वाइन कर रहा है क्लास? नेक्स्ट है नैरेटिव थेरेपी। ये डेविड एप्स्टन और मिशेल वाइट के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया। ओके। दिस इज अ काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव अप्रोच एंड एम्पावरिंग अप्रोच, का मतलब है कि जो भी पेशेंट है, जो पर्सन है, ओके, वो खुद समस्या को सॉल्व करेगा, उसको एम्पावर करना। ओके। नैरेटिव थेरेपी का मतलब बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो बेसिक आइडिया इस थेरेपी का, कि एक पर्सन है, उसकी प्रॉब्लम है। जनरली जितनी थेरेपी है, दोनों पर्सन और प्रॉब्लम को साथ में लेकर के देखते हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव थेरेपी है फोकस करती है कि पर्सन अलग है और उसकी समस्या अलग। ओके। इस प्रकार से अगर हम उसकी प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन जो है उसके अंदर तो स्ट्रेंथ भी होगी, बहुत सारी स्ट्रेंथ होगी, उसके अचीवमेंट होंगे, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे, ऑफकोर्स कुछ नेगेटिव चीजें भी होगी। तो हम बजाय उस पर फोकस करें उसकी प्रॉब्लम पे, हम फोकस करेंगे उसके स्ट्रेंथ पार्ट पर, उसके अचीवमेंट पर, उसके रिवार्ड्स पर, अवार्ड्स पर, उसमें क्या क्या क्वालिटी है। तो हम क्यों ना उस पर फोकस करेंगे तो समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब है प्रॉब्लम को अलग करके देखना, पर्सन को अलग करके देखना। इसके लिए ये नैरेटिव थेरेपी का यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि पर्सन जो है वो खुद अपनी स्टोरी जो है खुद लिखेगा, दोबारा उसको रीराइट करेगा, प्रॉब्लम को इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा, बयां करेगा कि वो इजीली तरीके से प्रॉब्लम को अपने आप से अलग कर सकता है। फिर जब अलग कर लेगा प्रॉब्लम को तो उस पर वो काम कर सकता है, उसको टैकल कर सकता है। ओके। तो इसका यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है, उसको समझेंगे, उसके माध्यम से हम इजीली समझ सकते हैं इस थेरेपी के बारे में। केस स्टडी यहाँ पर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम टॉम है। ओके। एंड टॉम जो है बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है, और बिकॉज ऑफ स्कूल एग्जाम में जो है उसके बोल सकते हैं कि मार्क्स कम आते हैं किसी प्रकार से, या तो उसको नर्वसनेस रहती है, वो लाइक
बाइट द नेल्स, अपने नाखून काटना, बहुत ज्यादा नींद ना आना, इस प्रकार से पैनिक, अपने आप में पैनिक फील करना, पैनिक होना एग्जाम के टाइम पे। देन द टॉम पेरेंट्स सेड यू हैव एंजाइटी, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको जो है एंजाइटी है, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बट फिर भी जो बच्चा, जो टॉम है, वो जो है लगातार सोचता रहता है उसी के बारे में, और वो ऐसा फील करता है कि वो अपने पेरेंट्स को जो है डिसअपॉइंट कर रहा है, सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एग्जाम में, इस वजह से शायद वो अपने पेरेंट्स को जो है डिसअपॉइंट कर रहा है। ओके, इसी वजह से बच्चा जो है टॉम फिर स्कूल जाना छोड़ देता है, विड्रॉ फ्रॉम द स्कूल, एंड फिर उसके जो क्लासमेट्स हैं वो भी उसको लूजर बोलते हैं। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं क्या क्या समस्या आ रही हो रही है। पहले तो इसके पेरेंट्स ने उसको एंजाइटी बताया कि उसको एंजाइटी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा वरी फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और क्लासमेट्स बोलते हैं कि कॉल हिम एज अ लूजर, वो लूजर है। देन अब टॉम को ऐसा लगता है कि शायद जो है वो लूजर है। 1 सेकेंड, अभी क्लास को कौन ज्वाइन कर रहा है, क्लास ऑलरेडी कंप्लीट होने पर है। ओके, टॉम स्टार्ट टू बिलीव दैट ही रियली वाज, उसको लगता है कि शायद वो लूजर ही था, राइट, क्योंकि उसके क्लासमेट्स हैं, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं उसको एंजाइटी इस प्रकार से। तो टॉम बिगन व्यूइंग हिज लाइफ, अभी जो टॉम है अपनी लाइफ को इस बहुत ही निगेटिव तरीके से देख रहा है। प्लीज म्यूट एवरीवन प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होता है। सो टॉम बिगन व्यूइंग हिज लाइफ इन अ नेगेटिव वे। लेकिन सोचिए अगर टॉम जो है अपनी कहानी को, अपनी जो स्टोरी है उसको दोबारा से लिखेगा, सही तरीके से लिखेगा, अपनी प्रॉब्लम को अलग करके देखेगा अपने आप को। ये टॉम है, ये उसकी प्रॉब्लम। अभी मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये केस स्टडी में पढ़ के आपको लगा होगा कि ये तो टॉम है यहाँ पर, और इसकी प्रॉब्लम जो है एंजाइटी है। अगर उसको एंजाइटी नहीं होगी तो क्या वो लूजर अपने आप को फील करेगा, उसको लगेगा कि वो लूजर है? नहीं, केवल प्रॉब्लम वो है एंजाइटी। बिकॉज ऑफ एंजाइटी उसको ऐसा लगता है कि वो लूजर है। थोड़ी देर के लिए देख लीजिए कि अगर मान लीजिए उसको कोई एंजाइटी नहीं है, उसको ऐसा फील नहीं हो रहा है, राइट, बहुत ज्यादा वरी नहीं करेगा, तो उसको फिर ऐसा फील ही नहीं होगा कि वो लूजर है। तो यहाँ पर टॉम ने अपनी स्टोरी को दोबारा लिखा, मतलब उसने रीराइट किया, नरेट किया, और प्रॉब्लम को और समझ 1 सेकेंड, और अपने आप को अलग करके देखा। इसको हम बोलते हैं नैरेटिव थेरेपी, जहाँ पर पर्सन अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से अलग करके देखता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी बताया। यहाँ पर अगर टॉम अपनी स्टोरी को दोबारा लिखेगा तो किस प्रकार से लिख सकता है? पहले वो बोलता है आई हैव एंजाइटी एंड आई एम अ लूजर, क्योंकि उसको एंजाइटी इसलिए वो लूजर है, इस स्टोरी में उसने बताया है, केस स्टडी में। अब जब उसको